से रुखसत हुए। दोबारा जब आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे राउंड में हम उसे बुलाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, हमारे स्टेज पर चूँकि कवि सम्मेलन है और हिंदी के एक शायर बसंत जोशी कहाँ धनबाद हिंदी मंचों पे पढ़ते हैं, हिंदी के शायर है। और ये उर्दू और हिंदी का जो रिश्ता है मेरे दोस्तों, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। उछलते कूदते बचपन में बेटा ढूंढती होगी, तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती। तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती है। और मौलाना अकरम साहब सुनिएगा कि बड़ा गहरा है रिश्ता तबाही से सियासत का। कोई भी शहर जलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। बड़ा गहरा है रिश्ता तबाही से सियासत का। कोई भी शहर जलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। तो मैं ये आवाज में बहुत ज्यादा गूंज हो गई है, थोड़ी कम कीजिए भाई। आवाज में क्लियरिटी पैदा कीजिए, जो क्लियर आवे माशाल्लाह। हाँ, पहले बहुत अच्छा था भाई। ये शायर लोग बीच में बोलते रहेंगे, थोड़ा इको बढ़ाइए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। इसका मतलब है कुछ मत बढ़ाइए, सिर्फ हाथ ऐसे रख लीजिए, हटा लीजिए, ठीक है? वो बाद में खराब हो जाया करता है। हाँ माशाल्लाह। फिर भी थोड़ा सा ठीक कीजिए। मदीना आए है, क्या बात। हाँ ये ठीक है। अब आइए एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? अब हिंदी के शायर तक पहुंचता हूं तो थोड़ा उनका मूड बनाता हूं, और वो भी तंज़ो मज़ाक के शायर है मौलाना। इंशाल्लाह आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए हमारे इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं बसंत जोशी जी, और इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। मुझे याद आता है कि तंज़ो मज़ाक के एक शायर है शोला टांडवी, टांडा के। उन्होंने एक शेर कहा, सुनिएगा, मजा लीजिएगा, कि क्या बताएं वस्ल की शब क्या हुआ। शेर सुनिएगा। क्या बताएं वस्ल की शब क्या हुआ, शायरी का भूत था सर पे चढ़ा। शेर गोई हो रही थी एक तरफ और दुल्हन सो रही थी एक तरफ। शेर के औजान में करता था बात, आगे था उस्ताद से दो चार हाथ। ये शायर ऐसे कौन रहे होंगे मालूम है आपको? मुमताज आतिफ। ये समझिए, क्या बताएं वस्ल की शब क्या हुआ, शायरी का भूत था सर पे चढ़ा। शेर गोई हो रही थी एक तरफ और दुल्हन सो रही थी एक तरफ। शेर के औजान में करता था बात, आगे था उस्ताद से दो चार हाथ। यूं फंसा मिसरा सवेरा हो गया, दूर नजरों से अंधेरा हो गया। उठकर बिस्तर से दुल्हन कहने लगी, भाड़ में जाए तुम्हारी शायरी। फाए लातुन फाए लातुन फाए लात, मार के कहने लगी ये मुझको लात। रात भर तुम शेर कहते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। रात भर तुम शेर कहते रह गए। लो, मुमताज टानवी ने बड़ा मेरा 2 मरतबा चुटकी लिया, 100 सोनार की 1 लोहार की। हाँ, ये शेर देखे मेरे दोस्तों। अब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले हमारे दरमियान बसंत जोशी, जो धनबाद की सरजमी से आए हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हिंदी मंचों का ये लाल आपके दरमियान, उर्दुओं के दरमियान। माइक जरा साइड का कर देगा भाई, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए। हम भगवान से दुआ करते हैं कि या तो माइक को इनके बराबर कर दे, या नहीं तो इनको माइक के बराबर कर दे। क्या बात। एक तो मैं हिंदी का कवि, यानी हास्य का कवि, एक हास्य का कवि, ऊपर से मेरा ढांचा ऐसा, कोई सीरियस ही नहीं लेता। मैं धनबाद, दुनिया का विचित्र शहर धनबाद, वहां से आया हूँ जहाँ ऊपर जीवन है, नीचे आग है। ऐसे तो आग पूरी दुनिया में लगी हुई है। वाह। और धनबाद जहाँ कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, कहा जाता है जहाँ कोयले की खुदाई होती है वहाँ कभी कभी हीरा निकल जाता है। पिछले बार खुदाई हो रही थी तो वहाँ मैं निकल गया।
क्या बात है भाई, वाह, अच्छा है। लोगों ने कहा कि ये क्या गजब की चीज निकल गई, इसे उठाकर फेंक दो। तब भला करे मौलाना जौहर साहब का, जो वहां आ गए, वो बोले कि नहीं भाई, ये फेंकने की चीज नहीं है, ये बड़े काम की चीज है। ये कवि है, हिंदी का कवि है, हास्य का कवि है। ये हमारे नवाटाण में 5 जून को जो मुशायरा हो रहा है, वहाँ जाएगा और अपनी हास्य कविताओं से सबको हंसाएगा। तो मैं मौलाना जौहर साहब के ने वहाँ से उठाकर मुझे यहाँ रख दिया है। एक बार इनके नाम पे ताली बजा दीजिए। वाह। और मैं जमीन से नीचे से निकला हूँ, ये तो मेरा ढांचा देखकर आप समझ गए होंगे, इसलिए कोई सीरियस नहीं लेता। एक बार एक महिला मेरे पास आई कि मैं तो आपसे प्रभावित हुई, आप हमारे घर चलिए। मैं तो अंदर से गुब्बारे की तरह फूल गया, चलो किसी ने तो सीरियस लिया। वो अपने घर ले गई, वो बोली कि आप अपना कुर्ता उतारिए। मैंने कुर्ता उतार दिया। उसके बाद वो बोली कि आप अपना गंजी उतारिए। मैंने गंजी उतार दिया। तब उन्होंने अपने छोटे बच्चे को बुलाया, पप्पू, बेटा पप्पू, इधर आ, देख, अगर बोनवीटा नहीं पियोगे तो इसी कैसे हो जाओगे। क्या बात है भाई, बोनवीटा का जवाब नहीं भाई, वाह। फिर भी मेरा हौसला बुलंद है, मेरा मनोबल ऊंचा है। एक बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सबसे अलग बनावट अपनी, ये भी एक अनहोनी है, और सबकी लंबी लंबी है पर अपनी काया बौनी है। क्या बात है। सबसे अलग बनावट अपनी, ये भी एक अनहोनी है, सबकी लंबी लंबी है पर अपनी काया बौनी है, और हाथ के चौके छक्के से अपनी सेंचुरी होनी है। हाथ के चौके छक्के से अपनी सेंचुरी होनी है, क्योंकि आज इस मैदान के हम महेंद्र सिंह धोनी हैं। भैया वो भी झारखंड का और मैं भी झारखंड का। फर्क इतना है कि वो क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाता है और मैं मंच पे हाथ के चौके छक्के लगाता हूँ। मनोबल हमेशा ऊंचा रखिए। मन से आदमी सुखी और मन से आदमी दुखी होता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ पैसा नहीं है वहाँ जीना जंजाल नहीं होता, और जहाँ कोलकाता ना दिखे वहाँ बंगाल नहीं होता। जहाँ पैसा नहीं है वहाँ जीना जंजाल नहीं होता, और जहाँ कोलकाता ना दिखे वहाँ बंगाल नहीं होता। और किसी की खाली जेब से उसकी औकात मत मापो, जिसका दिल बड़ा होता है वो कभी कंगाल नहीं होता। वाह। और भाई का मोबाइल की बात कर रहे थे, मोबाइल पे कुछ सुना भी रहे थे। मोबाइल बहुत सस्ता साधन है, हर जेब में पाया जाता है। मोबाइल पर एक छोटा सा बयान कि हर जेब में उछलती टेलीकॉम की कहानी है, और मोबाइल रखना तो आजकल रईसी की निशानी है। और मुश्किल है पता लगाना इस शहर में रईस कौन है, मुश्किल है पता लगाना इस शहर में रईस कौन है। यहाँ तो भिखारी भी रखता मोबाइल फोन है। वाह। विदेश वाले क्या जाने, हमारे देश के भिखारी को मोबाइल तो क्या, इंटरनेट रखने का है दम, जिसका ईमेल होता है www.katora.com। और झगड़ा कई किस्म का होता है। भाई भाई का झगड़ा, दोस्त दोस्त का झगड़ा, एक देश का दूसरे देश से झगड़ा, और सबसे खतरनाक झगड़ा होता है वो घर में सास और बहू का झगड़ा होता है। सास और बहू का झगड़ा ऐसा होता है कि पड़ोसी भी बीच में नहीं आता है। कौन सास के तरफ बोले, कौन बहू के तरफ बोले। सुनिए साहब, एक हास्य कविता कि एक घर में हुआ था तगड़ा, सास और बहू का झगड़ा। एक घर में हुआ था तगड़ा, सास और बहू का झगड़ा। सास ने बहू को आज अलग करने को सोच लिया था, इसीलिए बहू ने सास का मुंह नोच लिया था। इस झगड़े की बात एक खास थी, सास थी अनपढ़ और बहू भी पास थी। इस झगड़े की बात एक खास थी, सास थी अनपढ़ और बहू भी पास थी। सास थी बुद्धू और बहू अक्लमंद थी। बहू थी तीखी करेली, सास कलाकंद थी। तो सास बोली, बहू आज मेरी तबीयत है खराब,
आज घर का सारा काम कर देना तू। तो बहू बोली शट अप नॉनसेंस यू। शाम को उस घर का लड़का जब घर में आया तो सास ने अपने बेटे को घर का किस्सा सुनाया और बताया कि तुम्हारी बीवी आजकल बहुत जुबान खोलती है, मैं बोलती हूँ हिंदी में तो ये अंग्रेजी में बोलती है, इससे नहीं होगा अपना गुजारा, इसलिए सर पे उठा रखा है घारा, इसलिए इससे नाता तोड़ दे और इसे इसके बाप के घर जाके छोड़ दे। तो लड़का बोला कि माँ मेरे ससुर पर तो पहले से ही बहुत भार है, ऐसी लड़कियां और उसके घर में 4 है, तू कहती है तो अभी जाता हूँ, इसको दे आता हूँ और दूसरी को ले आता हूँ। तो बहू बोली कि माँ बेटे की ये बहुत अच्छी चाल है, क्या समझते हो दुकान का माल है? क्या बात है? ये तुम्हारी बीवी है, मत समझना कि अटारी का टीवी है। ये तुम्हारी बीवी है, मत समझना कि अटारी का टीवी है कि जब चाहा तब दुकान में पैसा गिन के आया और पोर्टेबल से मन भर गया तो रंगीन ले आया। तूफान मचा दूंगी जो तू अपने हद से पार जाएगा और पड़ोसियों के घर में घुसना पड़ेगा जब टीवी पर चित्रहार आएगा। और सीरियल देखने के लिए तू दर दर भटकता रह जाएगा, क्योंकि मैं भी अपना टीवी लेके चली जाऊंगी, वो एंटीना छत पर ही लटकता रह जाएगा। और ये बुढ़िया यही है झर की पुड़िया, सारा दिन घर और किचन में, इसका लेप तो राइट हो जाएगा और ऐसे ही चेहरे पे लालटेन जलती है और चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो सास बोली है चुड़ैल, आज क्यों तूने अपनी जुबान को तेज किया है? तो बहू बोली क्यों नहीं करूंगी, तुमने मेरे बाप से 10 लाख दहेज लिया है, तुम्हारा घर तो गुड्डों का बाजार था, यहाँ शादी का व्यापार था, और जब तुम बेच रही थी अपने बेटे को तो मेरा बाप उसका खरीदार था, खरीद के तुम्हारे बेटे को दिया चोखा दाम है, इसलिए तू है मेरी नौकरानी, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियों से। चापाकल वाला सुना दीजिए। हाँ, वो चापाकल से पहले जो है बिस्लेरी पिलाइए। हाँ वाह, यहाँ के लोग ने आपको पानी पिला ही दिया, वाह। चापाकल की भूमिका में ऐसा है, यह कविता का जन्म हुआ, मैं बिहार के किसी सुदूर गांव में, झारखंड नहीं, झारखंड की बात नहीं करता हूँ, किसी दूसरे प्रदेश में सुदूर गांव में मैं कवि सम्मेलन में गया था। दोपहर का टाइम था, मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मुझे जोरों की प्यास लगी थी, तो एक सरकारी स्कूल में चापाकल लगा हुआ था। मैंने वो जाके उस चापाकल को खूब चलाया, लेकिन उसमें से पानी नहीं आया। उधर से एक मास्टर साहब आए, बोले क्यों परेशान है? मैंने कहा कैसा चापाकल है? 15 मिनट से चला रहा हूँ, इसमें से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। मास्टर साहब बोले बस, हम तो 15 साल से चला रहे हैं और अभी तक पानी नहीं आया, 15 मिनट में आ जाएगा। चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। उसी स्कूल में स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर जांच में आए, उन्होंने एक लड़के से पूछा कि बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा था? लड़के ने कह दिया सर मैंने नहीं तोड़ा था। यहाँ इतने लड़के पढ़ते हैं, किसने तोड़ दिया मुझे क्या मालूम, मैं तो आज पहली बार स्कूल में आया हूँ। दरअसल मैं स्कूल का छात्र नहीं हूँ, मैं तो उधर भैंस चरा रहा था। मास्टर साहब बोले कोई आने वाला है, बैठ जाओ। मैं आकर बैठ गया। इंस्पेक्टर गया मास्टर के पास, क्या रोज यही होता है आपके स्कूल में? मास्टर बोला ये बात तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी आज पहली बार स्कूल में आया हूँ। क्या बात ना, एक मर्तबा माजरत चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे असद आजमी, जनाबे ताबिश रेहान मऊ, माशाल्लाह ये हमारे 2 शायर जो है मंच पे तशरीफ ले आए हैं जी, स्वागत है। ये हमारे जोशी जी है, बसंत जोशी। मास्टर ने कहा कि मैं भी आज पहली बार स्कूल में आया हूँ। दरअसल मैं स्कूल का शिक्षक नहीं हूँ, इस स्कूल में मेरे भाई पढ़ाते थे, घर में काम था तो घर में रह गए, उनके बदले में चलाया। इंस्पेक्टर का दिमाग गर्म किया हेडमास्टर के पास कि क्या हो रहा है आपका स्कूल में? ना यहाँ छात्र ओरिजिनल है, ना मास्टर ओरिजिनल है। हेडमास्टर बोला सर ओरिजिनल तो हम भी नहीं हैं। दरअसल मैं स्कूल का हेडमास्टर नहीं हूँ, इस स्कूल के हेडमास्टर मेरे बड़े भाई हैं।
वो अपनी बेटे की शादी के सिलसिले में गए हैं, इसलिए उसके बदले में चलाया। इंस्पेक्टर बोला, शांति भैया, इंस्पेक्टर बोला इतना बड़ा घपला, ठीक है जाके मैं रिपोर्ट करता हूँ। हेडमास्टर बोला नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ये 5,000 रुपया लीजिए, भैया ने दिए हैं, रख लीजिए। वो 5,000 की गड्डी आस्ते से इंस्पेक्टर ने अपने जेब में रखी और बोला ठीक है ऐसा घपला मत किया करो, नहीं तो बुरी तरह फंस जाओगे। ये तो खैर मनाओ कि मैं आया था, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। ताली बजा दो भाई। क्या बात है, बजा दीजिए ताली। इससे भी ज्यादा ताली आपका अब बजाएंगे। वो इंस्पेक्टर तो पैसा लेके चला गया, तो मास्टर हेडमास्टर से मास्टर बोला सर वो नकली इंस्पेक्टर आपका पैसा लेके चला गया, उसे पकड़ लिया। हेडमास्टर बोला ले जाने दो, तुम असली नहीं है, हम असली नहीं है, वो इंस्पेक्टर असली नहीं है, और उसे जो 5,000 रुपए की गड्डी दी थी ना उसमें एक भी नोट असली नहीं है। क्या बात है भाई, वाह। तो नीचे से ऊपर तक जब ऐसे घपला होता है तो चांपाकल जैसी कविता का जन्म होता है। आपका ध्यान चाहूंगा जी जी कि सोचा कि पेयजल की समस्या अब हो जाएगी हल, क्योंकि मेरे पड़ोस में लगा था नया चांपाकल। वाह। सोचा कि पेयजल की समस्या अब हो जाएगी हल, क्योंकि मेरे पड़ोस में लगा था नया चांपाकल। मैं खुश होकर बाल्टी लेकर दौड़कर सब काम छोड़कर आया। मैंने उस चांपाकल के हैंडपंप को सैकड़ों बार चलाया और चलाते चलाते मेरे सर में पसीना आया, लेकिन उसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं आया। मैंने कहा ए चांपाकल महाराज, क्या यही है आपका कामकाज? मैंने कहा ए चांपाकल महाराज, क्या यही है आपका कामकाज? सरकार ने आपको यहाँ लगवाया है भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने के लिए, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन आप तो तैयार हैं हमें अस्पताल पहुँचाने के लिए। अगर आपकी यही जिद रही तो चलाने वाले के हाथ में फोड़ा पड़ जाएगा, और मैं तो क्या कोई पहलवान भी आकर अपना सारा जोर लगाएगा तो उसको भी दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो मेरी बात सुनकर चांपाकल बोला, अपने सूखे हुए कंठ को खोला। मेरी बात सुनकर चांपाकल बोला, अपने सूखे हुए कंठ को खोला कि क्यों गुस्सा होते हो यार, शहर में जितने चांपाकल देख रहे हो हम सब एक ही परिवार, लेकिन किसी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं, सबे बीमार। तो सरकारी कामकाज की यही है रूपरेखा, और तुमने अभी हमारे अंदर घुसकर कहाँ देखा? सरकारी काम। कविता की अंतिम पंक्तियाँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपको लगे कि मैंने जमीन के नीचे छिपे हुए झूठ को आपके सामने उजागर कर दिया है, तो जोरदार तालियों से आप मुझे विदाई कीजिएगा। आपका ध्यान चाहूँगा कि सरकारी कामकाज की यही है रूपरेखा, और तुमने अभी हमारे अंदर घुसकर कहाँ देखा कि सरकार ने 200 फीट गहरे गड्ढे पर तो मुझे गड़वाया है, लेकिन मेरे अंदर में कर्मचारियों ने 1 फीट भी पाइप नहीं लगाया है। वाह। सरकार ने 200 फीट गहरे गड्ढे पर तो मुझे गड़वाया है, लेकिन मेरे अंदर में कर्मचारियों ने 1 फीट भी पाइप नहीं लगाया है। अब तो तू मुझे चलाते चलाते मर जाएगा, अब तो तू मुझे चलाते चलाते मर जाएगा। अब तुम ही बताओ, पाइप नहीं है तो पानी कैसे ऊपर आएगा? पानी कैसे ऊपर आएगा? पानी कैसे ऊपर आएगा?